मेरा ना कोई रंग है, ना कोई रूप। मेरी ना तो कोई आवाज है, ना कोई आहट। ना कोई इंसान हूँ और ना ही कोई जानवर। अगर हूँ तो सिर्फ एक कल्पना जिसे मेरे क्रिएटर ने रचा है। This is the story of my creator. This is the story of today's modern science. This is the story of great Indian scientists. This is the story of 03.14. Welcome to this modern era. मेरे क्रिएटर एक दिन काम कर रहे थे तो सडनली उनके मन में एक विचार आया कि संसार में ऐसा कोई भी साइंटिस्ट नहीं है जिसने इमेजिन ना किया हो और बाद में कोई थियरी ना दी हो। इस बात को आधार मानकर अपने माइंड में एक इमेजिनेशन की पूरी दुनिया बना ली। इस पूरी कहानी में मुझे उन्होंने एक लड़की का कैरेक्टर दिया जिसका नाम के था। I've watched all that I know, and it's killing me to say I'm fine, when I really mean to say। वो जब भी हैप्पी होते थे तो मैं भी उन्हीं के साथ हैप्पी होती थी, क्योंकि एक इमेजिनेशन का यही वर्क होता है। और जब एक दिन मेरे क्रिएटर अपने लैपटॉप पर वर्क कर रहे थे तो उन्हें एक रिसर्च मिली और इस रिसर्च में उन्होंने सबसे ज्यादा मेरी हेल्प ली। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत आए हुए 281 ईयर हो गए, तब भारत के पेशावर में एक घटना हुई जिसने संपूर्ण भारत राष्ट्र का इतिहास बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी आने से भारत को नुकसान भी हुआ और फायदा भी। इसी बीच भारत में ऐसे युद्ध भी हुए जिनका कोई मीनिंग ही नहीं था। कई राजाओं महाराजाओं ने भारत को सेफ रखने के लिए अपना बलिदान भी दिया।
लेकिन इन बलिदानों में ऐसी अनुभूति होती है जैसे कि आज भी वो लोग जीवित हैं जिन्होंने हमें सुरक्षित करने के लिए खुद को समाप्त कर लिया। और जैसे जैसे समय बीतने लगा भारत के लोग भी अंग्रेजों को भगाने में पार्टिसिपेट करने लगे। इनमें कुछ लोग महात्मा गांधी की तरफ थे तो कुछ चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के साथ थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी ये सोच रहे थे कि वे कभी आजाद नहीं होंगे। और इसी कारण से एक किसान की वजह से इंडिया की हिस्ट्री बदलने वाली थी, बेशक वो अंग्रेजों का गुलाम था। और उसी की इस गुलामी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अगर हम इन भारत के लोगों को अपनी गुलामी से मुक्त कर दें तो शायद भारत से कुछ एजुकेशन सिस्टम सीखने को मिलेगा। और इस बात को नजर में रखते हुए 1902 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक पर मीटिंग हुई जिसमें कई महान साइंटिस्ट्स भी थे। और तब उस किसान की बातों को नजर में रखा गया कि उसे पेशावर में मजदूरी के लिए ले जाया गया था और उसे एक गड्ढा खोदने का काम दिया गया था। तब काम करते समय एक प्राचीन पत्र मिला जिसमें ऐसे रहस्य से पर्दा उठा जिसने फॉरेन साइंटिस्ट्स को भी आश्चर्य में डाल दिया। और तब साइंटिस्ट्स ने भारत के साइंस को समझने के लिए शांति का मार्ग चुना और इस बात को भी नजर में रखकर भारत को आजाद किया गया। उन्होंने हमें समझने के लिए हमें आजाद कर दिया और हमारे प्राचीन भारत के विज्ञान का उपयोग अपने विकास करने में करने लगे हैं और शायद आज भी कर रहे हैं। इसलिए अपने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में योगदान दीजिए। चलिए इन सब बातों को छोड़िए और अपने टॉपिक पर आ जाओ। अब प्रोफेसर ने भारत का इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया जिसमें ना कोई देश था और ना ही कोई हिंदू था, ना ही मुसलमान था और ना ही कोई ईसाई था और ना कोई सिख, ना तो कोई जातिवाद था। अगर कुछ था तो सिर्फ भाईचारा। किसी को किसी तरह के विज्ञान की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ लोग एक दूसरे से सिर्फ करुणा का भाव रखते थे। समय बदलता गया और करीब ईसा के जन्म से 950 साल पहले जब माया सभ्यता के लोग खुशी से रह रहे थे, लेकिन वहाँ के कुछ विद्वान माया सभ्यता को इतना डेवलप करना चाहते थे। मगर इसी बीच विद्वानों को गणित में एक ऐसे अंक की आवश्यकता थी जिसका कोई मीनिंग ना हो और वो कहीं भी और किसी के नंबर के साथ रहे मगर कोई इफेक्ट ना पड़े। वैसे तो माया सभ्यता के लोगों का गणित इतना परफेक्ट था जिसके आगे आज का कोई भी मैथमेटिशियन टक्कर नहीं ले सकता। लेकिन जब डेवलपमेंट ज्यादा हो जाए तो विनाश होता है और विनाश ये नहीं देखता कि टेक्नोलॉजी किसके पास ज्यादा और किसके पास कम है। और माया सभ्यता के लोग भी इसी समस्या का शिकार हुए और माया सभ्यता का अंत हो गया। माया सभ्यता का अंत हो चुका था, लेकिन कुछ विद्वानों का ये मानना था कि माया सभ्यता ईसा के जन्म से 1500 साल पुरानी है और ये अमेरिका के मेक्सिको की सभ्यता थी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ईसा के जन्म से करीब 4000 से 5000 साल पहले सभी देश विदेश भारत के ही भाग थे, इसलिए भारत को अखंड भारतवर्ष कहा जाता था। और शायद पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये देश अलग हुए और माया सभ्यता जैसी अनेक सभ्यताओं का अंत हुआ। और इसी कारण से मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भारत का ही एक अंग मानती हूँ।
अब समय ने करवटें बदलना शुरू कर दिया। इसी बीच भारत में कई महान राजा भी हुए तो कई महान विद्वान भी। अब समय ने अपनी चाल धीमी करी और आ पहुंचा पाटलिपुत्र, जहां बुद्धगुप्त का शासन था। ये समय ऐसा था जिसमें अखंड भारत के कई टुकड़े होने वाले थे और इसी समय बौद्ध धर्म भी अपनी चरम सीमा पर था, जिसका माध्यम नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना गुप्त काल में ही की गई थी, जो अनेक धर्मों का ज्ञान देने के लिए बनाया गया था। और जब यह विश्वविद्यालय एक फेमस विश्वविद्यालय बन गया तो यहाँ चीन, कोरिया इत्यादि देशों के छात्र पढ़ने आते थे। यहाँ कई विद्वान पाने के लिए भी आते थे। जब गुप्त वंश अपने अंतिम दिनों में चल रहा था तो यहाँ एक ऐसे आचार्य की एंट्री हुई जिसने हिंदू धर्म की कई परंपराओं को बदल दिया। बेशक वो आचार्य ब्राह्मण और महापंडित भी थे और इन आचार्य का नाम आर्यभट्ट था। जब आर्यभट्ट बुद्धगुप्त के दरबार में पहुंचे तो उन्हें बुद्धगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय के एक विशेष आचार्य की उपाधि दी थी, जो धर्म के साथ साथ गणित का भी ज्ञान देते थे और गणित ऐसा जिसका कोई तोड़ नहीं। एक दिन आचार्य ने अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया कि हिंदू धर्म में कुछ गलत परंपराओं का पालन होता आ रहा है जो शास्त्रों में भी नहीं लिखी है और इसी कारण से आने वाले समय में भारत को अनेक भागों में बांटना पड़ेगा। तब कुछ स्टूडेंट को ये बात ज्यादा खास नहीं लगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने पूछा कि आचार्य आप कुछ उदाहरण दे सकते हो। तब आचार्य ने एक्सप्लेन किया कि जो हिंदू ये मानते हुए जीवन जी रहे हैं कि हमारी पृथ्वी किसी गाय के सींगों पर टिकी है, तो ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर ही रोटेशन करती है। अब आर्यभट्ट ने कुछ टॉपिक ही एक्सप्लेन किए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे। लेकिन कुछ भारतीय स्टूडेंट आचार्य को भला बुरा कहने लगे, क्योंकि उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है। लेकिन कुछ विदेशी स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी। और एक दिन जब आचार्य अपना लेक्चर देने पहुंचे तब स्टूडेंट्स की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। ये सब कुछ देखकर अन्य आचार्य भी आश्चर्य में पड़ गए थे और सोचने लगे कि आर्यभट्ट के पास ऐसा क्या है। उस दिन भारत का इतिहास रचा जा रहा था, जिसमें कई विदेशी भी शामिल थे। और तब आचार्य से कहा गया कि आचार्य हमें खगोलशास्त्र का संपूर्ण ज्ञान दे। हमने आज तक सिर्फ आयुर्वेद की ही शिक्षा ली, लेकिन अब हम खगोलशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तब आर्यभट्ट ने विश्व में पहली बार ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाया जिनको कोई भी नहीं जानता था। तब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पृथ्वी की परिधि 131, 128, 800 फुट होती है। लेकिन तभी एक स्टूडेंट ने आर्यभट्ट से पूछा कि आचार्य आपने ये डिस्टेंस तो एक्सप्लेन कर दी, लेकिन इसे लिखने में हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम इसे सिर्फ शब्दों में ही पढ़ लिख सकते हैं। इसे हम अंकों में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 10 को ही अंक में नहीं लिख सकते तो ये तो बहुत दूर की गणना है। उस समय आचार्य भी आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने भी इस बात पर ध्यान दिया और गंभीरता से विचार करने लगे। एक स्टूडेंट के इस प्रश्न ने आचार्य को भी प्रॉब्लम में डाल दिया था, लेकिन कुछ समय बाद आचार्य की यह प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। और जब वो लेक्चर दे रहे थे तब उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा कि हमारे वेद पुराणों में ज्ञान बहुत है, अगर हम उसका उपयोग वैज्ञानिकों के तौर तरीके के साथ और खगोलीय शिक्षा के साथ जोड़ ले तो मानव जीवन में काफी उन्नति होगी। लेकिन जो शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है उसको मानना बेवकूफी होगी। अब आचार्य ने एक्सप्लेन किया कि सनातन धर्म के अनुसार शिव पुराण में लिखा गया है कि शिव वो है जो होकर भी नहीं है, वो है भी और नहीं, वो सबके साथ है और सबके साथ भी नहीं है, उनकी कोई सीमा नहीं है, वो तो आदि है, वो ही आरंभ है और वो ही अनंत है, वो शून्य है और वो ही समस्त प्रमाण है।
जब आचार्य ने ये चीजें स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन की तो स्टूडेंट्स इस बात का तात्पर्य नहीं समझ पाए थे। लेकिन बाद में आचार्य ने एक्सप्लेन किया कि वो अंक जो सदियों से नहीं पता था, जिसे खोजने में अनेक विद्वानों ने अपना जीवन खत्म कर लिया, उस अंक को आज से हम शून्य कहेंगे, क्योंकि शून्य अर्थात कुछ नहीं, जिसे कहीं भी और कभी भी जोड़ सकते हैं अथवा घटा भी सकते हैं। इससे अन्य अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब स्टूडेंट्स को इस बात की तसल्ली हो गई कि उस अंक का नाम उन्हें पता लग चुका था। आचार्य ने उन सभी स्टूडेंट्स से एक बात गुप्त रखी, लेकिन उन्होंने उसका वर्णन अपनी रचनाओं में कर दिया था। इसलिए मैं भी इस बात का जिक्र आने वाले समय में करूंगी, क्योंकि जो बातें गुप्त है वो गुप्त ही रहे तो बेहतर होगा, और रहस्यों को समय पर खोलना ही एक गुड इमेजिनेशन का वर्क है। अब समय बीतने लगा और आचार्य का स्वास्थ्य थोड़ा खराब होने लगा, लेकिन आचार्य अपना लेक्चर देने पहुंचे और उनसे सवाल किया गया कि आचार्य, आपने पृथ्वी की परिधि कैसे प्राप्त की? तब आचार्य ने जवाब दिया कि किसी भी वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए कि आप 100 में 4 जोड़े और जो उत्तर आए उसमें 8 से गुणा करें। फिर जो उत्तर आए उसमें 62,000 जोड़ दे और फिर 20,000 से भाग देंगे, तो जो आपके पास उत्तर आएगा उसकी सहायता से वृत्त की परिधि ज्ञात की जा सकती है। और उत्तर आया वो जो आपको स्क्रीन पर शो कर दिया गया है। कुछ समय बाद दूसरे स्टूडेंट ने पूछा कि आचार्य, ये ग्रहण क्या होता है? तो आर्यभट्ट ने उन स्टूडेंट्स से कहा कि मैं इस विषय पर कुछ समय बाद बात करूंगा, और कुछ समय बाद अंत में आचार्य ने कई चीजों को वैज्ञानिक तरीके से सैटिस्फाई किया। साथ में उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स पोर्शन में भी काफी योगदान दिया। जैसे कि अब 10th क्लास की मैथ की किताब में चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.3 में एग्जाम्पल 15 जैसे सवालों की उत्पत्ति आर्यभट्ट ने ही की थी। कुछ समय बाद आर्यभट्ट ने अपने लेक्चर के दौरान हिंदू धर्म में ग्रहण को लेकर जो मान्यता थी उसे गलत ठहरा दिया और एक्सप्लेन किया कि एक्लिप्स जब होता है जब 3 ग्रह एक सीध में आ जाते हैं, अर्थात जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। इसके बाद आर्यभट्ट ने एक्सप्लेन किया कि एक दिन 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकेंड का होता है और एक साल 366 दिन का होता है, जिसे लीप वर्ष में गिना जाता है। इसके बाद भी उन्होंने कई बात एक्सप्लेन की, लेकिन एक प्रॉब्लम बची हुई थी। प्रॉब्लम ये थी कि आर्यभट्ट ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी जिसे कोई नहीं कर पाया था, क्योंकि उस अंक का नाम आर्यभट्ट ने दिया था, लेकिन इससे पहले लोग शून्य को आकाश या अंतरिक्ष कहते थे, जिसका अर्थ था कुछ नहीं। लेकिन जो प्रॉब्लम बची हुई थी वो ये थी कि उसे शब्द को अंत में कैसे लिखे, और यह कार्य आर्यभट्ट भी नहीं कर पाए। समय काफी निकल चुका था और ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई और अंत में 550 ईस्वी में आर्यभट्ट की मृत्यु हो गई। समय कुछ थोड़ा आगे बढ़ा क्योंकि यहाँ भारत में अनेक विद्वान थे, और समय आ खड़ा हुआ उज्जैन, जहाँ एक और महान गणितज्ञ थे जिनका नाम ब्रह्मगुप्त था।
जिन्होंने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल को फाइंड करने के लिए अप्रॉक्सिमेट एंड एग्जैक्ट फॉर्मूला दिया जो आपको स्क्रीन पर शो किया गया है। एक दिन जब वो आर्यभट्ट की कुछ रचनाओं को पढ़ रहे थे तो उनकी रचनाओं से प्रेरित होकर शून्य के बारे में कुछ नियम दिए। पहला नियम था कि शून्य को किसी भी अंक में जोड़ने पर कोई अंतर नहीं होगा। दूसरा नियम था कि शून्य को किसी भी अंक में घटाने पर कोई अंतर नहीं होगा। तीसरा नियम यह था कि शून्य से किसी भी अंक को गुणा करने पर शून्य आएगा। लेकिन वो चौथे नियम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि शून्य से किसी भी अंक को भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। लेकिन ब्रह्मगुप्त ने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी कि शून्य को एक अंक के रूप में डिनोट कर सकते थे। उन्होंने एक वेद में पढ़ा था कि ईश्वर एक प्रकाश के बिंदु के समान है, इसलिए उन्होंने शून्य को एक बड़े और डार्क बिंदु के रूप में प्रयोग किया जिससे गणित के सभी अंक पूरे हो गए। जो समय रहते स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया गया था, क्योंकि दूसरी तरफ पाटलिपुत्र में समय ऐसी करवट बदलने वाला था जिससे भारत को खगोलशास्त्र की शिक्षा को खोना पड़ा था और साथ में ऐसी कई रिसर्च को भी खोना पड़ा था जिसको आज तक कोई खोज नहीं पाया है, क्योंकि अब इस देश में एंट्री हो चुकी थी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की, जो अपने इलाज के लिए दर दर भटक रहा था, लेकिन उसका इलाज बड़े बड़े हकीम ना कर पा रहे थे। वो बहुत बीमार होने लगा। तब उससे कहा गया कि खिलजी साहब आप नालंदा विश्वविद्यालय जाओ और वहाँ के पंडितों से इलाज करवाए। लेकिन बख्तियार राजी नहीं हुआ, किंतु कुछ दिन बाद ज्यादा बीमार होने के कारण नालंदा विश्वविद्यालय जाना पड़ा और वहां के राहुल श्रीभद्र नामक पंडित से कहा कि मैं कोई आयुर्वेद या हिंदू धर्म से संबंधित कोई इलाज नहीं कराना चाहता हूँ, इसीलिए आचार्य जी आप अगर इलाज कर सके तो कृपया मुस्लिम इलाज कीजिए। तब राहुल श्रीभद्र ने कुछ समय विचार किया और खिलजी को कुरान की किताब दे दी और उससे कहा कि अपने नियमानुसार कुरान शरीफ पढ़े। लेकिन खिलजी को एक बात नहीं बताई थी कि उस पर दवाई लगी हुई है। अब खिलजी कुछ समय बाद ठीक हो गया और वो सोचने लगा कि मेरा इलाज बड़े बड़े हकीमों ने किया लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। तो फिर खिलजी राहुल श्रीभद्र के पास गया और अपने ठीक होने का रहस्य पूछा, लेकिन श्रीभद्र ने बताने से मना कर दिया और जब श्रीभद्र ने मना कर दिया तो खिलजी को यह बात सहन नहीं हुई और उसने गुस्से में आकर नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة، لا يملك غير حجارة يقذفها كبابيل تخرج من رعب جدارة. زرعوا مسراه رعبا ضربوا بالجوع حصاره، فتقدم لم يثنيه مكر يستدعي ثاره. هيهات يهادن حتى يمسح بالعزة عاره، بركان من إيمان هابت الموت سعارا. विश्वविद्यालय को जला दिया जो 3 महीने तक जलता रहा, जिसमें सैकड़ों स्टूडेंट्स, बुक्स, टीचर्स जल गए थे और कुछ ऐसी चीजें भी जल चुकी थी
जिनके कारण भारत आज एक महाशक्तिशाली देश होता और शायद अखंड भारत के टुकड़े ना होते। अब कुछ समय बाद लोग नालंदा विश्वविद्यालय के जलने के सदमे से बाहर आ चुके थे। इस समय भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन जब मन में स्वार्थ का प्रवेश होता है तो वो ये नहीं देखता कि क्या सही है और क्या गलत, बस इंसान उस समय अपना स्वार्थ पूर्ण करने में लग जाता है। और यही सारी प्रक्रिया भारत के राजाओं के साथ भी हुई और भारत के अनेक मंदिरों को लूटना आरंभ कर दिया, जिससे तंग आकर राजाओं ने शांति के लिए अपने अपने राज्य बांटना शुरू कर दिया। और जब 712 से 775 ईस्वी में अब्बासिद खलीफा अल मंसूर ने बगदाद की स्थापना की, जिसे वो अरब वासियों के लिए शिक्षा का केंद्र बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने उज्जैन के कंप को बुलाया और उसने ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्राह्मस्फुट सिद्धांत को अरबी में लिखने का आग्रह किया। और कुछ समय बाद अब बगदाद के लोग भी भारत के गणित को पढ़ने लग थे, लेकिन दूसरी तरफ एक और महान मैथमेटिशियन ने शून्य को लेकर और ज्यादा स्पष्टीकरण दे दिया था और इनका नाम श्रीधराचार्य था, जो 750 ईस्वी में हुगली जिले में जन्मे थे। इन्होंने आर्यभट्ट की द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए एक नियम दिया जो आपको स्क्रीन पर दिया गया है। और इसी प्रकार भारत में मैथमेटिशियंस की चेन चल रही थी, जो अनेक युद्धों के बाद भी नहीं टूट रही थी। हर सदी में भारत में एक न्यू मैथमेटिशियन सामने आया। यहाँ अनेक गणितज्ञों जैसे श्रीपति, गंगेशोपाध्याय, वीरसेन, महेंद्र सूरी इत्यादि ने जन्म लिया और भारत को एक महान गणित का केंद्र बना दिया था। लेकिन इसी बीच एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो रही थी। विदेश में जब कभी वृत्त के बारे में बात होती थी तो वो वृत्त की परिधि निकालते हुए सोच में पड़ जाते थे कि अब क्या होगा। विलियम जोन्स ने आर्यभट्ट के ऊपर रिसर्च की, जिसमें उन्हें यह पता लगा था कि किसी भी वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए आर्यभट्ट के नियम को फॉलो करना पड़ता था कि 100 में 4 जोड़े और जो उत्तर आए उसमें 8 से गुना करे, फिर जो उत्तर आए उसमें 62,000 जोड़ दे और फिर 20,000 से भाग देंगे, तो जो आपके पास उत्तर आएगा उसकी सहायता से वृत्त की परिधि ज्ञात की जा सकती है। तब बाद में कुछ विद्वानों ने इस थियरी में चेंज किया, क्योंकि ये तरीका सही था किंतु बड़ा था। इसलिए बाद में इस नियम में परिवर्तन हुआ कि किसी की परिधि बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। तब विलियम जोन्स ने कहा कि अगर हम आर्यभट्ट के इस नियम को आगे तक सॉल्व करें तो शायद कुछ हल मिल सके, और उस नियम को आगे सॉल्व करने पर न्यू वैल्यू फाइंड की गई, जो आपको स्क्रीन पर शो कर दी गई है। और तब आर्यभट्ट के नियमानुसार जोन्स ने इस वैल्यू को एक कांस्टेंट के रूप में यूज किया और इसे ग्रीक शब्द पाई से शो किया गया था। अब गणित में अनेक खोज हो चुकी थी, बस कुछ चीजें बच रही थी जो समय के साथ पूरी होने वाली थी। और अब समय था पेशावर का, जिसने भारत के इतिहास को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के सामने ने रख दिया, जिसे पढ़ने के बाद प्रोफेसर को खुद पर और अपने मुल्क के लोगों पर एक गलती का एहसास हुआ कि वो इंडिया पर राज कर रहे थे। लेकिन प्रोफेसर कुछ समय शांत रहे, क्योंकि अभी समय ये चाहता था कि उन्हें एक ऐसे मैथमेटिशियन से मिलना है जो कंप्लीट वर्ल्ड को मैथमेटिक्स की स्टडी कराने वाला था। लेकिन वो मैथमेटिशियन अभी अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, इसलिए मैं आपको फिर कभी उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। और इस तरह मेरे क्रिएटर की 2020 की रिसर्च का कुछ भाग कंप्लीट हुआ और इस रिसर्च का नाम रखा गया 03.14। नेक्स्ट एपिसोड